नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमने पिछले वाले टॉपिक में जो बाकी रख दिए थे हमने टर्मिनोलॉजी, वो हम लेंगे। साथ साथ आज हम लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बने रहिए हमारे साथ और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपना जो आज का टर्मिनोलॉजी होगी वो है 9th नंबर पे, जिसका नाम है डिस्काउंट। अब आप सब लोग अगर शॉपिंग करने जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो आपको डिस्काउंट का मतलब तो पता होगा, सेल इनका मतलब पता होगा। तो डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट एक तरीके की छूट है, ठीक है। यानी कि आपको कुछ पैसा जो है कम देना पड़ रहा है, ये हो गया डिस्काउंट। यानी कि अगर मैं इसको एक सिंपली वर्ड में बताऊं तो प्राइस में, यहाँ पे प्राइस नहीं लिखता हूँ, डिडक्शन इन प्राइस, ये कहलाती है डिस्काउंट। लेकिन जब आप अकाउंटिंग के अंदर आते हो और जब आप अकाउंट करते हो तो डिस्काउंट को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, अब और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये किस तरीके से काम आते हैं, उनको हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप एक दुकानदार है और आप वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब आपके पास कोई जैसे मान लीजिए हमारी मिठाई की दुकान है तो हम उसी से लेते हैं। मान लीजिए मैं मावे की एक बर्फी है और वो मैं बेचता हूँ 250 रुपीज़ प्रति किलो, यानी 250 रुपीज़ पर केजी। अब मेरे पास एक कस्टमर आया और उसने मुझे कहा कि सर मुझे आपसे 5 किलो मिठाई लेनी है। मैंने कहा ठीक है, 250 रुपीज़ पर केजी है, 250 रुपये है, तो इस हिसाब से 1250 रुपये बनते हैं, आप दे दीजिए। उसने कहा कि सर 5 किलो है, थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट वगैरह लगाइए। तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया कि ठीक है, तुम मुझे 250 रुपये से ना दे करके, 250 रुपीज़ ना दे करके तुम मुझे 200 रुपीज़ में जो है मिठाई ले लेना। तो वहाँ पे मैंने जो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया वो ट्रेड डिस्काउंट दिया, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा था, या वो मेरा मान लीजिए कोई रिलेटिव आ जाता है तो वहाँ पे जब मैं उसको कोई डिस्काउंट दे रहा हूँ, कोई कमी ले रहा हूँ, तो वो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। तो वहाँ पे मेरे 1000 रुपये में मैं वो चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे इस चीज़ को बोला जाता है, इसमें सेल को जब हम सेल को रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसे 1000 रुपीज़ पर ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि 1250 रुपये दिखा करके 250 रुपीज़ अलग से डिस्काउंट नहीं दिखाते हैं। अब मान लीजिए उसने मुझसे कहा कि सर अभी मुझे अर्जेंट है, और वो मेरे से मिठाई जो है उधार में ले जाता है, और उस समय मुझे वो 1000 रुपये नहीं देता है और वो कहता है कि 1 महीने बाद जो है आप मेरे से पैसे ले लेना। अब वो यहाँ से ले गया। अब 1 महीने के दौरान मुझे 15 दिन के अंदर ही पैसों की जरूरत हुई। मैंने देखा यार मैंने उसको उधार माल दिया था तो मैं आज उससे मांगता हूँ। मैंने उसको फ़ोन किया और बोला कि हेलो भाई साहब, आपने मुझसे उधार लिया था, तो एक काम करिए कि आप मुझे पैसा दे दीजिए। तो उसने बोला कि आपने मुझे 1 महीने की क्रेडिट दी है, तो मैं आपको 1 महीने बाद ही दूंगा। लेकिन वहाँ पे हम क्या कहेंगे उनको कि सर एक काम करिए कि आप हमें अभी पैसा दे दीजिए, आप 1000 की बजाय जो है 900 रुपये ही दे दीजिए, ठीक है। 100 रुपये हम आपको और डिस्काउंट दे देते हैं। तो ऐसा सुनकर वो भी सोचा यार ठीक है, अभी 15 दिन में 900 ही देने पड़ रहे हैं, तो वो 900 दे देता है। तो ये जो 100 रुपये हैं ये कहलाता है हमारा कैश डिस्काउंट, ठीक है। आपको शायद हो सकता है समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ हो गई। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है वो दिया जाता है टाइम ऑफ सेलिंग के अंदर, यानी कि जब हमने बेचा। और ये कब दिया जाता है? ये टाइम ऑफ पेमेंट पे दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपने देख लिया होगा। नाउ अब आते हैं अपना नेक्स्ट टर्म पे, 10th, जिसमें है गुड्स। तो ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ गुड्स का, जब हमने सेल किया था तो लेक्चर नंबर 1, 2 में आपने देखा होगा। बट यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, गुड्स वो चीज़ होती है जिसको हम बेच करके, यानी कि जिसको हम बेच करके रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो ये हमारा वो कहलाता है। अगर मैं इसको बोलूँ तो, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें जो है हमारा बिजनेस जो है वो डील कर रहा है, ठीक है। बिजनेस जो डीलिंग कर रहा है वो गुड्स कहलाता है, ठीक है। नाउ अब आते हैं बात 11th पे, 11th नंबर, ये होता है ड्राइंग। ये आपके लिए एकदम नया शब्द होगा जो आपने अभी तक कहीं पर भी नहीं देखा होगा। तो ड्राइंग होता है क्या है? एक्चुअली देखिए, ड्राइंग क्या होता है, आपने कैपिटल लगा ली। अब मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि बिजनेस जो होता है वो अपने मालिक से अलग होता है, यानी कि ये दोनों अलग अलग है अकाउंटिंग टर्म में। अब मालिक ने अपनी कैपिटल यहाँ लगा ली और यहाँ से जो प्रॉफिट आया है, अब वो तो इस मालिक को चाहिए होगा ना। बस यही चीज़ है कि जो अब बिजनेस से जो भी आप निकालते हो, चाहे आप पैसा निकालते हो, चाहे आप वहाँ के सामान वगैरह निकालते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो जो आप निकाल रहे हो, क्योंकि अब मालिक इसे चला रहा है तो उसको पैसे की जरूरत तो पड़ेगी,
तो जो मालिक इसे निकाल रहा है तो ये जो कहलाता है ये है ड्राइंग। यानी कि जब मालिक ने लगाया था, जो बिजनेसमैन था उसने जब लगाया था तो वो क्या कहलाया था, वो कहलाया था कैपिटल। और जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो वो कहलाती है ड्राइंग। हाँ, जब पर्सनल यूज के लिए अगर वो इस कैपिटल को ही निकाल रहा है तो वापस इसे क्या बोलते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, है ना, है ना। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल रहा है जिसे वो वापस नहीं लेके आने वाला है, वो लेके नहीं आएगा इस चीज को, तो वो कहलाती है ड्राइंग। ठीक है, ये हो गया बात खत्म। नाउ अब आते हैं अगले टर्म पे जिसका नाम है स्टॉक। इसे आजकल की भाषा में इन्वेंट्री भी बोला जाता है। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री वो जो गुड्स है जो आपने देखा था, वो जो पड़ा हुआ है, यानी कि जो आपके पास हैंड में है, आपके पास जो पड़ा हुआ है, आपके गोदामों में जो पड़ा हुआ है जिसे आप बेचने वाले हो, गुड्स जो कि गोदामों में है, वो कहलाता है स्टॉक। ठीक है, एक तरीके से जैसे मान लीजिए आप पेन वगैरह का काम करते हो, तो पेन आपके लिए गुड्स हो गए, और वो जो पेन है वो जब पड़े हुए रहेंगे तो वहां पे ये स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, अब स्टॉक में गुड्स के अलावा और भी कई सारी चीजें आती है, जैसे स्पेयर पार्ट्स आते हैं। स्पेयर पार्ट्स क्या, मान लीजिए कोई मशीनरी है तो उस मशीन के आपके कई सारी चीजें जो है कई बार लगती है। जैसे जब आटा चक्की होती है तो उसमें जो आटा चक्की होती है तो उसमें जो पार्ट्स होते हैं उसके जो, ठीक है, जिससे गेहूं के पिसाई होती है, तो वो स्पेयर पार्ट्स है, यानी कि वो बीच बीच में खराब होते रहते हैं, साल में दो तीन बार उनको चेंज करना पड़ता है, तो वो हो गए स्पेयर पार्ट्स। इसी तरीके से टूल्स हो गए, तो टूल्स को भी स्टॉक में ही गिना जाता है। अब नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है डेटर्स की। यानी ये डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स जिनको हम बोलते हैं देनदार, हिंदी में नहीं क्या बोलते हैं, देनदार। अब ये क्या होता है? अब देखिए, बिजनेस कभी भी कैश पे नहीं चलता है, और अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि आपने उधार में दिया था, तो इसी तरीके से आपको कई बार उधार देना पड़ता है लोगों को, और आपको भी लोगों से कई बार उधार लेना पड़ता है। तो जब आप उधार देते हो, किसी को उधार माल बेचते हो, तो जिसको आपने उधार माल बेचा है उसको आपसे पैसा लेना है, उसको आपसे नहीं, आपको उससे पैसा लेना है। तो ऐसे में वो जो पर्सन है वो आपका क्या कहलाएगा, देनदार, यानी वो आपका क्या कहलाएगा, डेटर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डेबिट होता है, डीआर है, क्योंकि आपने उसको पैसा दिया है, और डीआर होने का मतलब है, यानी डेबिट होने का मतलब है कि ये आपकी एसेट है। ठीक है, क्योंकि आपको इससे पैसा कभी ना कभी मिलने वाला है, तो फ्यूचर में आपको इससे पैसा मिलेगा। तो इसीलिए जो देनदार है वो क्या होते हैं, हमारी एसेट होती है। और ये क्या होता है, जब हम उधार माल बेचते हैं तो हम जिस पर्सन को हमने उधार माल बेचा है, यानी कि जिससे हमारे पास पैसा आना है, वो देनदार कहलाएगा। सेम उसी तरीके से एक और डेफिनेशन होती है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या हो गए, देखिए एक है तो क्रेडिटर, और एक से ज्यादा हो गए तो क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ कोई ये हो गया लेनदार, और ये क्या हो गया, जिस पर्सन से हमने उधार माल खरीदा है। अब ऑफकोर्स अगर हमने उधार माल किसी को दिया है तो हम भी किसी न किसी से उधार माल खरीदेंगे, तो ये हमारे क्रेडिटर्स हो गए। इनका क्या होता है, क्रेडिट होता है सीआर, और यहाँ पर भी क्रेडिटर और डेटर। तो ये क्रेडिटर का बैलेंस होता है सीआर, यानी क्रेडिट बैलेंस होता है, इनको क्रेडिट किया जाता है जब ये बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये जो है हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि हमें इन्हें फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है। नो, तो ये हमारे यहाँ पे जो हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है। नो, अभी यहीं पे इसी लेक्चर के साथ ही मैं आपको आगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाने वाला हूँ। कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप अकाउंटिंग करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको आपको फॉलो करना ही है, या आपके गोल्डन रूल की तरह है। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो ये मैंने काफ़ी बार इसको भी बता दिया है कि ये, और इसको मैंने अभी काफ़ी बार इसको मैंने क्लास के दौरान इसको डिस्कस किया भी है। क्या है वो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होती है, ये आपका बिजनेस है और ये आप है इसके मालिक। तो आप दोनों सेपरेट है, यानी आप दोनों एक दूसरे के रिलेशन में है। वो क्या है, आप मालिक है और आप जो है बिजनेस है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। ये और ये एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। इसके जो खर्चे हैं वो इसके खर्चे हैं, और जो इसके खर्चे हैं वो इसके खर्चे हैं। तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो बिजनेस है और जो उसका प्रबंध करने वाला मालिक है वो दोनों अलग अलग है। साथ ही तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस और मालिक अलग अलग होता है, और इसीलिए कैपिटल और ड्राइंग की परिभाषाएं आती है। दूसरा जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है
वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि देखिए हमने अभी जितनी भी जनरल एंट्रीज की, जितने भी हमने वहाँ पे लेखा जोखा किया, डेबिट क्रेडिट किया, वो आपने देखा होगा हमने हमेशा मनी में किया है ना। चाहे फिर वो रुपीज़ हो, चाहे कुछ भी किसी और देश के लिए कोई और करेंसी हो सकती है, इट इज़ नॉट मैटर, लेकिन वो हमेशा मनी होनी चाहिए, वो कोई ना कोई करेंसी होनी चाहिए। हम वहाँ पे ये नहीं ले सकते, जैसे मान लीजिए हमने पेन बेचे, तो हम वहाँ ये नहीं कह सकते कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी ये उल्टी हो गई एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान नहीं रहा मेरा, टू सेल्स अकाउंट। तो ये जो हमने एंट्री की है, मान लीजिए अगर आपने 5 पेन बेचे, तो आप यहाँ ये 5 नहीं लिख सकते, यहाँ आपको उन 5 पेनों की जो वैल्यू है, जो आपको रिसीव हुई है, आपको वही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कभी कोई लैंड खरीदते हो जो कि 2 एकड़ की है, तो आप यहाँ पे 2 एकड़ नहीं लिख सकते, आपको उस 2 एकड़ का क्या प्राइस आपने पे किया, मान लीजिए आपने पे किया है 50 लाख रुपीज़ पर एकड़, तो आपको 1 करोड़ रुपए वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यानी कि आपको जितनी भी जनरल एंट्रीज करनी है वहाँ पे मनी फॉर्म में करनी है। थर्ड नंबर पे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है गोइंग कंसर्न, और ये माना जाता है कि ये चीज़ तो फॉलो होनी ही चाहिए, ठीक है, और ये फॉलो होती ही है हर बिजनेस में, ऐसा माना जाता है। अब ये गोइंग कंसर्न क्या है? देखिए, जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आप यही सोच के करते हैं कि मैं इसको लॉन्ग रन में लेके जाऊंगा, मैं इससे काफ़ी आगे बढ़ूंगा। आप ये नहीं सोच के चलते कि मैं इसे कुछ सालों बाद बंद कर दूंगा, कुछ सालों बाद ये समाप्त हो जाएगा, इस तरीके से आप सोच के बिजनेस चालू नहीं करते। आप ये सोचते हैं कि जब तक मैं बड़ा होऊंगा और मेरे बाद मेरे बच्चे, मेरे पोते इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो यही है गोइंग कंसर्न। यहाँ पे ये माना जाता है कि आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में चलेगा ही चलेगा, यानी आपका बिजनेस 1, 2 या 3 या 5 साल नहीं, आपका बिजनेस लाइफ टाइम चलेगा, यानी मतलब कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम चलेगा, यानी कि पूरा लाइफ टाइम चलेगा, इसका कोई बंद होने का टाइम नहीं है, ये चलता रहेगा, ये माना जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अकाउंटिंग होती है, क्योंकि अगर आपने गोइंग कंसर्न नहीं माना और आपने कहा कि मैं अपना बिजनेस 1 साल बाद बंद करूंगा, तो फिर यहाँ पे स्टॉक और डेटर, क्रेडिटर ये सब होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 1 साल बाद बंद करने वाले हो, ठीक है। एसेट लायबिलिटी बनाना, प्रॉफिट लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना, ऐसा इतनी अकाउंटिंग की कोई जरूरत नहीं होती है फिर। तो इसीलिए ये माना जाता है कि आप जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए रन करोगे। ऑफकोर्स कई बार बिजनेस बंद हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन माना ये जाता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपका जो इंटेंशन है वो लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड का, और आज के लिए शायद मैं इतना ही रखूंगा, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप कोई अकाउंटिंग करते हो तो आप उसको ईयरली वाइज एक पीरियड रहता है, और वो ईयरली होता है नॉर्मली। तो ये जो पीरियड है केवल आप उसी की अकाउंटिंग जो है करते हो, और एक पीरियड के अनुसार अकाउंटिंग करते हो। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लीजिए 2015 की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आप 2015 की अकाउंटिंग करोगे, फिर यहाँ पे बंद हो जाएगा, इस 2015 का प्रॉफिट और लॉस निकालोगे, फिर 2016 की अकाउंटिंग करोगे, फिर इसका प्रॉफिट लॉस निकालोगे, इसमें हमने क्या कमाया, क्या गवाया, कैसा क्या रहा, फिर आप 2017 की। तो इस तरीके से एक अकाउंटिंग पीरियड चलता है। ऐसा नहीं है कि आप बस उसे चलते रहते हो। ऑफकोर्स यहाँ बिजनेस चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंट जो पीरियड है वो चलता रहेगा और बीच में आप कभी प्रॉफिट लॉस नहीं निकालोगे, कभी कुछ ऐसा नहीं करोगे। आपको यहाँ पे शुरू से एंड तक एक पीरियड बनाना होगा, उस पीरियड के अंदर आपने जो है कैलकुलेशन करनी होगी। नाउ इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग जो ईयर है, वो ऐसा ईयर नहीं होता 2015-16, वो चलता है 1 अप्रैल से, कोई भी जो ईयर है वो से लेकर के 31 मार्च तक, तो ये 12 महीने हो गए। तो इसीलिए जब भी आपने देखा होगा फाइनेंस में जब भी लिखा जाता है तो वो 2015-16 लिखा जाता है, यानी 2 साल एक साथ लिखे जाते हैं। उसका मतलब हो गया कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक। तो ये अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, वो कौन सा चल रहा है 2020-21, 1 अप्रैल से चल गया था 2020-21, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आप सब्सक्राइब हालांकि तब तक ही कर सकते हैं जब तक आपकी 11th क्लास है, लेकिन तब तक कर ले, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन के साथ पहुँच जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसमें मेरा ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, और न मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर का लालच है। आप केवल उस समय तक करें जब तक आपका मन है। तो थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन गुड डे, गुड बाय।